वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज हमारा 2022 का जो ईटा का पेपर हुआ था उसके फिजिक्स पोर्शन का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगा और पहला लेक्चर है इसका। टोटल 54 एमसीक्यूज हैं और इस लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मजीद 20 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट लेक्चर में 14 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। जो पहला क्वेश्चन था 2021 का जो ईटा का पेपर था, फिजिक्स पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन था वो ये था दैट अ बॉडी मूव्ड 10 मीटर नॉर्थ देन 10 मीटर साउथ, व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। उस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक बॉडी 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, फिर वापस 10 मीटर साउथ की तरफ आया, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपको जो ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन में, पहला है जनाब 20 मीटर नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन गिवन है 10 मीटर साउथ और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 0 मीटर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ पर जो तीसरा है, और ऑप्शन डी जो है 0 मीटर। अब आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन। तो देखिए फर्ज करो ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम न्यूज, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बॉडी है और ये बॉडी का इनिशियल मुकाम है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बॉडी 10 मीटर पहले गई है नॉर्थ की तरफ, तो फर्ज करो ये लो जनाब बॉडी 10 मीटर चली गई नॉर्थ की तरफ, पर बॉडी वापस आ गई है फिर 10 मीटर साउथ की तरफ। यहां से 10 मीटर जब साउथ की तरफ वापस आएगी तो यही बॉडी का क्या बन जाएगा, यही बॉडी का फाइनल बन जाएगा। इनिशियल और फाइनल सेम हो जाएंगे और जब भी इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट की जो नेट वैल्यू होती है वो 0 है। ये तो कंफर्म है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये लेंगे या ये लेंगे। 0 मीन नथिंग और नथिंग इन नंबर्स इज सिर्फ 0, बट नथिंग इन वेक्टर्स इज नल वेक्टर और नल वेक्टर के साथ ए लॉक और कोई ना कोई डायरेक्शन आप मेंशन कर सकते हो। इट मींस कि ये नथिंग ऑफ वेक्टर है तो 0 मीटर से ज्यादा बेहतर होगा 0 मीटर नॉर्थ साउथ, यानी ये जो 0 हमें मिला है ये नॉर्थ साउथ के लाइन पर मिला है। यहाँ पर जो 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिला है वो नॉर्थ साउथ के लाइन पर इनिशियल और फाइनल का सेम होने से मिला है। तो द बेस्ट ऑप्शन इज 0 मीटर नॉर्थ साउथ, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2022 का ईटा का पेपर फिजिक्स का पोर्शन और क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 फिजिक्स पोर्शन, ये क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट था कि द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज, द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज। ऑप्शन ए, आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं वो है जनाब मोमेंटम, जो सेकंड ऑप्शन है वो है वेलोसिटी, जो थर्ड ऑप्शन गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स वो है फोर्स और जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है वो है वर्क। और आप सब जानते हैं, उम्मीद है आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है वो जॉल है और वर्क का जो यूनिट होता है वो भी जॉल है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें है ऑप्शन डी। इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड गलत है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड काइनेटिक से नहीं मिलता, इसका यूनिट फोर्स का न्यूटन काइनेटिक से नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट क्या है, which of the following is not a vector, which of the following is not a vector, which of the following is not a vector, इनमें से कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। ऑप्शन ए में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन ए में है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी में हमारे पास है इंपल्स और ऑप्शन सी में है माय डियर स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऑप्शन डी में है मोमेंटम। तो इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर नहीं है? मुझे आज भी याद है माय स्टूडेंट्स, 2002 के पेपर से पहले मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, कुछ क्वेश्चंस पीसीए में हमने अरेंज किए थे। एक स्टूडेंट था वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, उन्होंने कहा था कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेबस पे नहीं है। मैंने कहा था कि भाई इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है, और हमने सिलेबस डिस्कस किया था तो इसमें हमने बहुत से ऑप्शनल टॉपिक्स जो सिलेबस पे नहीं थे लेकिन हमने कहा था कि भाई ये आ सकते हैं। तो काफी लोगों ने उस पर रीजनिंग किया था, लेकिन इस टेस्ट पे मैं डिस्कस करूंगा। देखो उन ऑप्शनल टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, और यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना कि सिर्फ ऑप्शन में है बल्कि आपके टेस्ट के की में है। इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये गलत है। इम्पल्स भी वेक्टर है, ये गलत है। मोमेंटम भी वेक्टर है, ये गलत है। तो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, जो कि वेक्टर नहीं है, और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 2022 का ईटा का पेपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन फर्स्ट लॉ, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ which quantity is constant? In Newton's first law which quantity is constant? By Newton first law में कौन सा quantity जो है वो constant होगा? Option A, the first option is velocity, the second option is angular displacement, and the third quantity या the third option available is amplitude, and the fourth quantity is work. The fourth quantity is work. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ के बारे में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जजमेंट वालों के लिए ठीक है। आप ये बताएं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का कंडीशन क्या है? तो आप कहेंगे कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स व्हेन फोर्स इज जीरो। न्यूटन जो भी कहता है फर्स्ट लॉ में तो स्टार्ट लेता है जब फोर्स नहीं होगा, व्हेन देयर इज नो फोर्स। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है जब फोर्स नहीं होगा, लेकिन जहां फोर्स नहीं होगा वहां एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, और जहां एक्सेलरेशन जीरो होगा वहां चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो होगा, और जहां चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो जनाब वहां क्या कांस्टेंट होगा? वहां वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स कि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 2022 ईटा पेपर। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज, ये सेटिस्फाई करता है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑप्शन बी, पहला ऑप्शन कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरा ऑप्शन कंडीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, भाई तीसरा ऑप्शन जो है वो है कंडीशंस ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट, कंडीशंस ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट। और ऑप्शन डी, माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा जनाब, आप बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। आप इतना तो जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं? तो आप कहेंगे सर लॉ ऑफ इनर्शिया मींस फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की इब्तिदा किस स्टेटमेंट से होती है? व्हेन फोर्स इज जीरो। तो जब फोर्स जीरो होता है तो आप जानते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है कि जहां भी फोर्स जीरो होगा वहां बॉडी क्या होगी? बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ताल्लुक एब्सेंस ऑफ फोर्स से है, लेकिन एब्सेंस ऑफ फोर्स में इक्विलिब्रियम में होती है बॉडी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंजर्वेशन ऑफ मास से कोई ताल्लुक नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ का कंडीशन ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। फोर्स इन कांटेक्ट की बात न्यूटन थर्ड लॉ करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं करता। कंडीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से ताल्लुक रखता है कि वहां फोर्स होगा, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल तो होगा, न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स नहीं होगा, और जहां फोर्स नहीं होता वहां बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। लिहाजा न्यूटन फर्स्ट लॉ सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है माय डियर स्टूडेंट्स के if 5 times of momentum, if 5 times of momentum is equal to kinetic energy, what is the speed of body? बॉडी का स्पीड क्या होगा? ऑप्शन ए, आपको ऑप्शंस मिले हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपको मिला है जनाब 15 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी 20 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। कहा गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के 5 टाइम्स हो, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के 5 टाइम्स है, आपने बताना है स्पीड क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हो हाफ mv², और 5 की जगह 5 और मोमेंटम की जगह आप लिख सकते हो mv। माय डियर स्टूडेंट, आप चेंज कर सकते हो इसको, हाफ की जगह हाफ, m की जगह m, v की जगह v इंटू v लिखना मुश्किल नहीं है, 5mv। देखो mv और mv एक दूसरे के साथ कैंसल, आप चूंकि v बता रहे हो तो उस तरफ ले जाओ, तो v is equal to 5 multiplied by 2 and the answer is 10, so the correct option is option C. My next question is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? और क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि when omega is doubled, when angular velocity या when angular speed is doubled, the centripetal force will become, अगर आप एंगुलर स्पीड को डबल कर दें तो सेंट्रिपिटल फोर्स के साथ क्या होगा? ऑप्शन ए बता रहा है कि when angular velocity is double, centripetal force will become double, ये डबल हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि it will become thrice, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी जो है it will become 4 टाइम्स, और ऑप्शन डी में है कि it will remain same, इस पे कोई असर नहीं होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रिपिटल फोर्स का एक फार्मूला है mr²। ये फार्मूला बता रहा है कि अगर आप ओमेगा के साथ 2 लिखोगे, क्योंकि इन्होंने कहा है एंगुलर स्पीड बिकम डबल, तो 2 का स्क्वायर इसके साथ क्या लगा देगा? 4। सो व्हेन एंगुलर स्पीड बिकम डबल, centripetal force will become 4 times, and hence the correct option is option C. ऑप्शन सी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, इट्स वेलोसिटी व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, अगर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, इट्स वेलोसिटी will be maximum at, तो इसकी वेलोसिटी कहां पर मैक्सिमम होगी? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन पॉइंट, ऑप्शन बी हाईएस्ट पॉइंट, ऑप्शन सी बिटवीन प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, बिटवीन प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, और ऑप्शन डी ऑल पॉइंट्स। सारे पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सो आपको याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होती है, मैक्सिमम नहीं होती, और ये मैक्सिमम होती है 2 पॉइंट्स पर। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम होती है प्रोजेक्शन पर भी, और ये मैक्सिमम होती है इम्पैक्ट पर भी। अब अगर ऑप्शन में इम्पैक्ट हो वो भी ठीक है, प्रोजेक्शन हो वो भी ठीक है, इम्पैक्ट का नाम निशान भी नहीं है, तो हम प्रेफर करेंगे प्रोजेक्शन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 says कि the correct equation for kinetic energy is, the correct equation for kinetic energy is, option A, correct equation for kinetic energy is, that is पहला इक्वेशन है P डिवाइड बाय 2m, दूसरा इक्वेशन है कि हाफ m v डॉट v, और तीसरा इक्वेशन है इन्होंने लिखा है कि हाफ m f डॉट v, और ऑप्शन डी जो है माय डियर स्टूडेंट्स इन्होंने लिखा है कि हाफ m v डॉट ओमेगा। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के गिवन फार्मूले हैं और इस इक्वेशन में v डॉट f लिखा है। v डॉट f आपने बताना है कौन सा इक्वेशन ठीक है। देखो ये फार्मूला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मोमेंटम पर स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर नहीं है। ये फार्मूला गलत है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में कभी भी फोर्स नहीं आता। ये फार्मूला गलत है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में कभी भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं आती। सो करेक्ट इक्वेशन यही है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m v स्क्वायर, जो कि आप लिख सकते हो हाफ m v इंटू v, और v इंटू v के दरमियान आप डॉट b लगा सकते हो क्योंकि v डॉट v इज v स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि दो बॉडीज हैं। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें। ये क्वेश्चन आया है थर्मल इक्विलिब्रियम से, और थर्मल इक्विलिब्रियम का पीएमसी के सिलेबस में दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, लेकिन ये ऑन द बाउंड्रीज है, कनेक्टेड है जनाब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हमने कहा था अगर ये साइड में कनेक्टेड चीजें एक नजर देख लो, क्या हर्ज जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आप चैलेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये सब के लिए होता है, और जिन क्वेश्चन से सबको फायदा या सबको नुकसान मिले आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात कि ये बिल्कुल इनडायरेक्टली कनेक्टेड है लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, थर्मल इक्विलिब्रियम, बिकॉज़ थर्मल इक्विलिब्रियम इज आल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन प्रैक्टिकल लाइफ, and first law also supports law of conservation of energy, so both are connected। अगर एक नजर बंदा ऑप्शनल टॉपिक पढ़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये देखो एक क्वेश्चन और भी आया है इससे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि टू बॉडीज A एंड B, आपके पास दो बॉडीज हैं A और B। द टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू, द टेम्परेचर ऑफ A इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड and the temperature of B is equal to 0 degree centigrade। इनको थर्मल कांटेक्ट में लाया गया, they are thermally connected। इनको थर्मली कांटेक्ट में लाया गया, they are in thermal contact। वो थर्मल कांटेक्ट में है, और कहा गया है at thermal equilibrium, जब at thermal equilibrium कौन सी बात सही होगी जनाब। दो बॉडीज हैं, पहली बॉडी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मैं पहले ऑप्शन लिखता हूं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले ऑप्शन में कहा गया है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर टेम्परेचर ऑफ ए 0 हो जाएगा और टेम्परेचर ऑफ बी 100 हो जाएगा। दूसरी बात है कि टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो 60 हो जाएगा और टेम्परेचर ऑफ बी जो है वो 50 हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि टेम्परेचर ऑफ ए बी 45 और टेम्परेचर ऑफ बी भी 45 होगा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑप्शन डी में है कि टेम्परेचर ऑफ ए तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और टेम्परेचर ऑफ बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इनमें से कौन सा ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन, यकीन करें इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखो 0 100 सेम नहीं है, यह गलत। 60 50 सेम नहीं है, गलत। और 60 40 सेम नहीं है, गलत। 45 45 सेम है, तो यही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर ये है माय डियर स्टूडेंट ए, इसके साथ है कनेक्टेड बी, और इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका 0, तो ये है जनाब हॉट बॉडी और ये है कोल्ड बॉडी। और हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन इससे हीट बॉडी बी में भी जाता है और इससे हीट एनवायरनमेंट में भी तो जाता है, क्योंकि ये हॉट बॉडी है। अगर
एनवायरनमेंट में हीट जा रहा है, बॉडी बी में भी जा रहा है, तो ए का टेम्परेचर कम होगा कम होगा कम होगा, बी का टेम्परेचर कम होगा सॉरी ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा। एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि ए का टेम्परेचर 45 और बी का भी टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। आप पूछ सकते हो कि सर यहाँ 100 था यहाँ 0 था, तो टोटल तो 100 है, अब यहाँ तो 45 और 45 90 है, वो 10 कहाँ चला गया? तो ये जो एनवायरनमेंट में जा रहा है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट जो है वो एनवायरनमेंट की नजर हो जाता है, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं 45 पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। वी आर डिस्कसिंग 2022 ETA पेपर based on PMC syllabus। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में है कि आइसोलेटेड thermodynamic system means, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए में है कि नो हीट ट्रांसफर टू एनवायरनमेंट, नो हीट ट्रांसफर टू एनवायरनमेंट। ऑप्शन बी जो है नो हीट एंड मास ट्रांसफर टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को ना हीट ट्रांसफर होगा ना जो है वो मास ट्रांसफर होगा। ऑप्शन सी नो हीट एंड एनर्जी dissipated transfer to environment, और ऑप्शन डी नो मास ट्रांसफर टू एनवायरनमेंट। आइसोलेटेड सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स का क्या मतलब है कि सिर्फ हीट एनवायरनमेंट को नहीं जाएगा, या हीट और मास दोनों एनवायरनमेंट को नहीं जाएंगे, और या हीट एनर्जी डिसिपेटेड वो एनवायरनमेंट को नहीं जाएंगे, या मास एनवायरनमेंट को नहीं जाएगा। तो याद रखिए द बेस्ट आइसोलेटेड सिस्टम इन थर्मोडायनामिक मींस कि एनवायरनमेंट और सिस्टम के दरमियान मास और हीट का लेन देन नहीं होगा, ना कोई मास सिस्टम में आएगा ना जाएगा, ना कोई हीट सिस्टम में आएगा और ना जाएगा। सो द बेस्ट ऑप्शन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम इन थर्मोडायनामिक्स इज ऑप्शन बी। लेट मी शेयर क्वेश्चन नंबर 12 टू यू, और क्वेश्चन नंबर 12 है द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बाय कैपेसिटर में इसका मैथमेटिकल फॉर्म, कैपेसिटर में जो एनर्जी है उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हाफ क्यू वी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन गिवन है हाफ सी वी स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन गिवन है हाफ इंटू क्यू सी, और ऑप्शन डी गिवन है क्यू डिवाइड बाय 2v। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है ये। द बेसिक इक्वेशन वाज हाफ और क्यू वी। ये भी ठीक है, अगर वोल्टेज और क्यू है तो फिर किसी पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और अगर चार्ज और कैपेसिटेंस है या वोल्टेज और कैपेसिटेंस है तो फिर सी वी स्क्वायर। इन दोनों में जो भी आएगा वो ठीक है। यहाँ पर चार्ज है और वोल्टेज है तो स्क्वायर गलत है, यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस है तो एक पर स्क्वायर या हाफ होना चाहिए, ये भी गलत है। कभी भी एनर्जी चार्ज बाय वोल्टेज के फॉर्म में नहीं आ सकती, इससे जॉल नहीं बनता, तो ये भी गलत है। द करेक्ट ऑप्शन इज हाफ सी वी स्क्वायर इज दिस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है? ये क्वेश्चन कहता है कि दो, ये मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? Question number 13 says that two charges Q1 is equal to plus 3 microcoulomb, and Q2 is equal to minus 1 microcoulomb are separated by 100 centimeter। दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान वैल्यू गिवन है 3 माइक्रोकूलम माइनस 1 माइक्रोकूलम, 100 सेंटीमीटर का गैप है। कहते हैं कि द पोटेंशियल इज जीरो एट पॉइंट ऑफ, द पोटेंशियल इज जीरो एट अ पॉइंट। कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा?
ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, पहला ऑप्शन जो आपके लिए गिवन है यहाँ, वो ऑप्शन है कि इट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। ऑप्शन बी जो है वो गिवन है 75 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। ऑप्शन सी जो गिवन है वो है 50 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 और ऑप्शन डी जो गिवन है वो है 33.3 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1। अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन ये है कि फर्ज करो यहाँ है Q1, ये है माय डियर स्टूडेंट्स +3 माइक्रोकूलम, यानी ये Q1 है। ऐसा सोचे कि ये Q1 है, यहां से जनाब इधर तक एक और चार्ज है और ये -1 माइक्रोकूलम है, यानी यूं समझो कि ये Q2 है। इनके दरमियान जो गैप है वो 100 सेंटीमीटर है। फर्ज करते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। जहां नेट पोटेंशियल क्या है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां नेट पोटेंशियल 0 है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेट पोटेंशियल 0 का Q1 से फासला आप x कंसीडर करें। अगर Q1 से ये x है तो Q2 से ये हो जाएगा 100 माइनस x, यानी ये हो जाएगा 100 माइनस x। अब नेट पोटेंशियल 0 का मतलब क्या है? दैट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q2। इन दोनों चार्जेस का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, तो एक का पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक का नेगेटिव। अगर वैल्यू में बराबर है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब वोल्टेज का इक्वेशन होता है KQ/R। इधर भी लिखूंगा KQ/R, लेकिन ये क्या है? KQ/R, लेकिन V1 है तो Q1 और R1, V2 है तो Q2 और R2। नेक्स्ट स्टेप देखिए जनाब, ये K और K कैंसल, Q1 की जगह सिर्फ 3 आया है, ये 3 माइक्रोकूलम है, डिवाइड बाय R1 की जगह आपने x लिया है। इस पॉइंट का Q1 से डिस्टेंस ये R1 है और इस पॉइंट का Q2 से डिस्टेंस ये R2 है। तो R1 की जगह x इज इक्वल टू Q2 की जगह आया है 1। याद रखिए माइनस यूज नहीं करोगे, इस शॉर्ट फॉर्म में माइनस यूज नहीं होता, ये आफ्टर अप्लाइंग नेगेटिव आ चुका है। इस मैथमेटिकल फॉर्म, इस शॉर्ट फॉर्म में एक बार माइनस यूज हो चुका है, आपने यूज नहीं करना। 1 और R2 की जगह है 100 माइनस x, 100 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 300 माइनस x इज इक्वल टू x। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 300 माइनस 3x इज इक्वल टू x। ये x उस तरफ ले जाएं तो 300 इज इक्वल टू 4x, या x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 4। आप सॉल्व करें, ये 300 डिवाइड बाय 4 से क्या आता है? तो आप कहें सर 4 है, 7 4s are 28, यहाँ 28 लगा दे तो 2 बचेगा और 7 4s are 20, तो ये कैंसल्ड। इट मीन के x इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि नल पॉइंट जो है वो Q1 से कितने सेंटीमीटर पर है? 75। ये टोटल कितना है? 100। अगर Q1 से 75 है तो Q2 से कितना बचेगा? 25। तो ऑप्शन में होना चाहिए कि 75 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 या 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2। अब ऑप्शन चेक करते हैं। 33 सेंटीमीटर तो गलत है, 50 सेंटीमीटर गलत है, 75 ठीक है लेकिन Q1 होना चाहिए, यहाँ Q2 है तो गलत है, और 25 सेंटीमीटर फ्रॉम Q2 बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर है जनाब ये 13 था। लेट मी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 फॉर यू। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर, ऑप्शन ए, ये खुद इमेजिनरी है, इमेजिनरी एंड रिप्रेजेंट रियल फील्ड। खुद इमेजिनरी है लेकिन रियल फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन बी, ये खुद जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस और रिप्रेजेंट्स
सॉरी दीज आर रियल लाइन्स, ये एक्चुअल लाइन्स हैं, खुद एक्चुअल लाइन्स हैं एंड रिप्रेजेंट्स एक्चुअल फील्ड। ये लाइन्स भी एक्चुअल है, फील्ड भी एक्चुअल रिप्रेजेंट होता है इससे। और ऑप्शन सी में कहा गया है कि ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइन्स एंड रिप्रेजेंटिंग इमेजिनरी फील्ड, खुद भी इमेजिनरी है और इमेजिनरी फील्ड को रिप्रेजेंट भी करते हैं। और ऑप्शन डी माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कि खुद तो एक्चुअल लाइन्स हैं और जनाब ये इमेजिनरी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनिए, जो मैग्नेटिक फील्ड के लाइन्स हैं उनके बारे में कौन सी बात ठीक है, ये इमेजिनरी है खुद, और जो फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो फील्ड रियल है, या ये खुद भी रियल है फील्ड भी रियल है, या ये खुद भी इमेजिनरी है फील्ड भी इमेजिनरी है, या खुद एक्चुअल है फील्ड इमेजिनरी है। तो याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स खुद इमेजिनरी हैं लेकिन जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है वो रियल है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है जनाब आपके लिए दैट पोटेंशियल डिवाइडर। इस पे नजर डालें और जाकर पीएमसी का सिलेबस एक नजर देखें, आपको उसमें पोटेंशियल डिवाइडर नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये वही ऑप्शंस हैं जो ऑप्शनल टॉपिक्स में हैं, या वही टॉपिक्स हैं जो बाउंड्री पर होते हैं, या जिनका उनसे थोड़ा सा ताल्लुक होता है जो सिलेबस में शामिल है। लेकिन पता नहीं स्टूडेंट्स ज़्यादातर उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सिलेबस में नाम नहीं आया तो हम कैसे पढ़ें। एक आध क्वेश्चन आ सकता है, इस पे नुकसान भी नहीं होगा, उनको नुकसान होगा जिसने इग्नोर किया है। और ये बाउंड्री के टॉपिक जिन्होंने पढ़े हैं तो एक आध क्वेश्चन ही आपको आर भी कर सकता है, पार भी कर सकता है। पोटेंशियल डिवाइडर circuit is made when। पोटेंशियल डिवाइडर में हम क्या करना चाहते हैं, आसान अल्फाज हैं। ऑप्शन ए करंट डिवाइड करते हैं, इसमें करंट डिवाइड करते हैं। ऑप्शन बी इसमें ईएमएफ डिवाइड करते हैं, ईएमएफ डिवाइड करते हैं। और ऑप्शन सी इसमें रेजिस्टेंस डिवाइड करते हैं, रेजिस्टेंस डिवाइड करते हैं हम। और ऑप्शन डी इसमें माय डियर स्टूडेंट इसमें हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसमें दो आइडियाज हैं, आपने बारीकियां समझनी है। पोटेंशियल डिवाइडर किस से बनता है और किस के लिए बनता है, ये दो पॉइंट जरूरी हैं। पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस के डिवीजन से बनता है। जब आप रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखो, कभी कम करो कभी ज्यादा करो, यानी रेजिस्टेंस एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस को डिवाइड करो, इससे पोटेंशियल डिवाइडर बन जाता है। और किसके लिए बनता है, ताकि इसकी मदद से आप वोल्टेज को भी कम ज्यादा कर सको। सो पोटेंशियल डिवाइडर, ये मेरे हाथ में ये पेज नहीं, ये एक सर्किट है जो कि पोटेंशियल डिवाइडर है फर्ज करें। तो ये किस से बनेगा, डिवीजन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगा। किसके लिए बनेगा, डिवीजन ऑफ वोल्टेज के लिए बनेगा। सो अगर क्वेश्चन आ जाए दैट पोटेंशियल डिवाइडर इज फॉर, तो फिर आप प्रेफर करोगे ईएमएफ डिवाइडेड, इट इज फॉर ईएमएफ डिवीजन। और पोटेंशियल डिवाइडर इज मेड ऑफ, तो रेजिस्टेंस डिवीजन। पोटेंशियल डिवाइडर बनता है रेजिस्टर के डिवीजन से और अप्लाई होता है, यूज होता है फॉर ईएमएफ डिवीजन के लिए। सो यहाँ पर कहा है कि मेड व्हेन, यानी किस चीज से बना है। सो वी हैव टू प्रेफर रेजिस्टेंस डिवाइडेड। पोटेंशियल डिवाइडर में रेजिस्टेंस डिवाइडेड है। याद रखिए ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर नाम तो पोटेंशियल डिवाइडर है, यानी पोटेंशियल को स्प्लिट करना, ईएमएफ को स्प्लिट करना। मैंने कहा ना कि रेजिस्टर के डिवीजन से ये बनता है और वोल्टेज और ईएमएफ के डिवीजन के लिए यूज होता है। तो अगर आप मुझसे कहो दैट पोटेंशियल डिवाइडर इज फॉर, मैं कहूंगा ईएमएफ डिवीजन। अगर आप कहोगे इट इज मेड ऑफ, देन मैं कहूंगा रेजिस्टेंस डिवीजन। तो इसमें ऑप्शन सी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द अदर ऑप्शंस। लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। एंड क्वेश्चन नंबर 16 is a conductor has resistance P. A conductor has resistance R. ये P नहीं है, R है। A conductor has resistance R. R resistance है इसका। Its length is made double. Its length is made twice.
इसका लेंथ डबल कर दिया एंड रेडियस 1/3, इसके रेडियस को 1/3 किया गया और इसके लेंथ को डबल कर दिया गया। द न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू, तो जनाब आप बता दें कि जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। ऑप्शन ए आर रहेगा, सॉरी 3R, ऑप्शन ए 3R, ऑप्शन बी कहा 9 ऑप्शन सी कहा 18 और ऑप्शन डी कहा 27 अच्छा क्वेश्चन है और बेस्ट ट्रेंड है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर डायरेक्ट है तो माय डियर स्टूडेंट जब आप लेंथ को डबल करोगे, लेंथ इज ट्वाइस, तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2R। बाय डायरेक्ट रिलेशन है तो लेंथ डबल रेजिस्टेंस डबल, लेकिन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। लिहाजा जब आप इसे 3 टाइम्स कम करोगे तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, तो इसमें 9 टाइम्स की कमी आएगी। और इनवर्स रिलेशन मीन के अगर रेजिस्टेंस का स्क्वायर 9 टाइम्स कम हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो रेजिस्टेंस को सॉरी रेडियस को 1/3 करना रेजिस्टेंस को 9R कर देगा और लेंथ को डबल करना रेजिस्टेंस को डबल कर देगा। अब 9 2s are टोटल चेंज कितना आएगा, तो द टोटल विल बी 9 2s are 18 times of R and hence the correct option is option C। उम्मीद है आप समझ गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 फॉर यू पीपल, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, electricity consumptions are calculated commercially। भाई कमर्शियली बिजली का जो यूनिट है वो क्या होता है। ऑप्शन ए ये होता है किलोवाट और ऑप्शन बी किलोवाट आवर और ऑप्शन सी गीगा मेगावाट और ऑप्शन डी गीगावाट। सो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि कमर्शियल यूनिट जो आपके घरों के बाहर मीटर लगे हैं उन मीटर में जो एक यूनिट इस्तेमाल होता है वो है किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 फॉर यू पीपल ये है जनाब के दो बल्ब्स हैं। वी हैव 2 बल्ब्स, एक A है एंड एक B है और इस तरह है जनाब कि पावर ऑफ A जो है द पावर ऑफ A इज 500 वाट्स while the power of B is 2000 watts। आपसे कह रहे हैं कि करंट ऑफ A एंड करंट ऑफ B का रेशियो क्या होगा। What will be the ratio of current of A and current of B? ऑप्शन A आपको गिवन है 1:2, ऑप्शन B गिवन है 1:4, ऑप्शन C गिवन है 1:8 और ऑप्शन D गिवन है 1:16। मैं आपके लिए इसको ड्रा करता हूं, बना लेता हूं और बनाना जो है वो ये है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये दोनों सेम वोल्टेज के साथ कनेक्ट हैं, 2 bulbs A and B, this and this, करंट का रेशियो बताओ इफ दे आर कनेक्टेड टू 240 वोल्ट्स। अगर दोनों एक ही वोल्टेज 240 वोल्ट से कनेक्ट है, यानी अगर ये वोल्टेज है हमारे पास वोल्टेज 240 है तो आपसे कहा जा रहा है कि एक बल्ब आपने इसके साथ कनेक्ट किया है इस तरह और दूसरा बल्ब आपने कनेक्ट किया है ऐसे। अगर ये बल्ब A है और ये बल्ब B है और बल्ब A जो है उसका पावर 500 वाट है, बल्ब B का पावर 2000 वाट है, ये 2000 वाट है, तो जनाब इससे जो करंट पास होगा वो IA और इससे जो करंट पास होगा वो IB। आप इन दोनों का रेशियो बताओ। सो आप जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू IB। ये फार्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, मुझे रीजन चाहिए। आप कहें सर इन्होंने कहा कि वोल्टेज सेम है और पावर और करंट का क्वेश्चन है, एक तरफ पावर है एक तरफ करंट है, तो पावर और करंट का क्वेश्चन है जिसमें वोल्टेज सेम है, तो दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। वोल्टेज सेम,
अब ये कौन सा रिलेशन है शाबाश? आप कहें सर डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो द रेशियो ऑफ करंट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ पावर। डायरेक्ट की तो यही पहचान होती है, रेशियो सिमिलर होते हैं। सो करंट का रेशियो I1 और I2 इज इक्वल टू पावर है 500 डिवाइड बाय 2000 and the answer is 1:4. The correct option is option B. Question number 19. और क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो जनाब क्वेश्चन 19 है कि एक कंडक्टर है जनाब, एक अदद कंडक्टर है, उसका लेंथ इक्वल टू पाई मीटर और उस बेचारे का रेडियस इक्वल टू आर है। बताओ कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस आर कितना होगा? ऑप्शंस आपके लिए पता है क्या लिखे हैं? द ऑप्शंस आर रेजिस्टिविटी आर इनवर्स, रेजिस्टिविटी आर -2, रेजिस्टिविटी आर -3 और ऑप्शन डी रेजिस्टिविटी आर -4। सॉल्यूशन है जनाब, रेजिस्टेंस का फार्मूला है रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइड बाय एरिया। हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ की जगह पाई और पाई की जगह पाई और R की जगह आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, तो इससे बनेगा रेजिस्टिविटी R-2 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ईटा 2022 फिजिक्स पोर्शन। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर 21 नंबर क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्या है? कहते हैं कि अ चार्ज पार्टिकल entered anti-parallel to a magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटी पैरेलल एंटर हुआ, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी। तो बताएं उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? ऑप्शन ए। माय डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपको गिवन है BINA। ऑप्शन बी आपके लिए है BEV sin थीटा। ऑप्शन सी आपके नाम है 0 और ऑप्शन डी हमारे लिए गिवन है कि IQLV। सॉल्यूशन मैटर्स। हम कहेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो फोर्स इज इक्वल टू QVB sin 180 डिग्री, क्योंकि एंटी पैरेलल का मतलब है कि एंगल 180 डिग्री है और फोर्स इज इक्वल टू QVB sin 180 is 0 and सब कुछ is 0। The correct option is option C। Good luck dear students. Soon I will catch you in next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।